सीटेट पीआरटी जनवरी 2012 पार्ट 3। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कर रही है। ठीक है भाई, सही बोल रहा वो। लिंग और वचन क्रिया, क्रिया क्या, मैं थक गई। वचन क्या है आपका, वचन क्या है, आम। और लिंग आम के लिए जैसे आम अच्छा लगता है। और सर्वनाम क्या है, मैं, मुझे का प्रयोग कर रही है। ये ठीक है बिल्कुल। नंबर 2, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, ये गलत, उसने कई चीजों का प्रयोग किया है। नंबर 3, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग कर रही है, ये भी गलत है। और केवल मैं वाले वाक्य ही बोल रही है, मैं वाले, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, 1। और एक बात फिर बता रही हूँ, ये आपकी ट्रिक है। 95% जहाँ पे केवल आता है वो किसी चीज को क्या कर देता, सीमित। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको केवल वाला तो बिल्कुल ही गलत कर देना चाहिए। फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही बनता है, वो राइट। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ये केवल उच्चारण और ये जो मैंने कई चीज लिखवाई बताई हैं वो आ जाए, उनको कट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, ये डेफिनेशन है इसकी आंसर की, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर 1, नियमों की जानकारी से निखरती है। क्या सही है, नियम वो है आपके व्याकरण वाले, यानी कि जब तक आपको व्याकरण के नियम आएंगे तभी निखरेगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि साइकोलॉजी में तो व्याकरण के नियम की बिल्कुल मना की है। नंबर 2, विद्यालय में सीखी जाती है। क्या आप भाषा विद्यालय में सीख सकते हो, ये भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा विद्यालय में ही का मतलब होता केवल। भाई भाषा हम विद्यालय में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 वो भी गलत है। नंबर 3, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये हमें हमारा सही सा लग रहा हमें। अब चौथा भी देख लेते हैं हम एक बार। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान लगाया जाता है। व्याकरण के नियम, ये साइकोलॉजी व्याकरण के बारे में मना करती है, ये भी गलत। तो बस बच्चा के हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट आंसर है। और नियमबद्ध व्यवस्था क्या होती है, नियमबद्ध वो होती है जैसे सुनना, सुनने के बाद ही हम किसी बात को बोल सकते हैं, या अपनी बात को कहना और दूसरी बात को सुनना ही नियमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो आंसर इसका एक बार देख लेने से। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे विद्यालय आने से पहले। 4 ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार होता है। बताओ भाई, जो चारों कौशल है क्या उस पर पूर्ण अधिकार होता है बच्चों का। सुनने के बाद बोलना सीख जाते हैं, राइट है ये तो। लेकिन थोड़ा बहुत 2 कौशल बच्चे हैं जो पीछे के, पढ़कर लिखना, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। अभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे लिखना तो सीख जाते हैं, अनुकरण यानी कि नकल कर कर दूसरे की कॉपी को उतार कर लिख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9वीं 10वीं क्लास में होते हैं, उन पर अभी पढ़ना नहीं आता। तो इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि बच्चे चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बिल्कुल राइट है ये भी। देखो कैसे, अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनना कुशलता के साथ आते हैं। ये चीज उसे अपने घर से ही सीख लेते हैं कि अपनी बात को कह सके और दूसरे की बात को सुन सके। कैसे, मम्मी मुझे खाना चाहिए, नियमबद्ध है, कोई आपको गलती नहीं मिलेगी इसमें, खाना चाहिए, कि उसे पता है कि भाई मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मुझे कैसे बोलना है।
और अपनी बात को कहना कैसे, दूसरे की बात को कैसे सुनना है, तो इस व्यवहार से कुशलता के साथ वो स्कूल में आते हैं। ये हमारा राइट है। थर्ड देख लेते हैं, कोरिलेट होते हैं नेगेटिव बात। बच्चों के बारे में नेगेटिव बात साइकोलॉजी बिल्कुल मना करती है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थक नहीं होते। गलत है। करते हैं, वो अपनी बात को कहने के लिए प्रयोग करते हैं भाषा का। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? 2 ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा की विभिन्न छटाएं। आप किसी पुस्तक बना रहे हो, छाप रहे हो, पुस्तक का निर्माण कर रहे हो, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण किसको दोगे? नंबर 1 है भाषा की विभिन्न छटाएं। भाई देंगे, भाषा की विभिन्न छटाएं देंगे, तभी तो बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। छटाई क्या होती हैं? मुहावरे भी देंगे उसमें, लोकोक्तियां भी देंगे उसमें, और कविताएं भी देंगे। ये होती हैं आपकी भाषा की विभिन्न छटाएं होती हैं। मुहावरे, कविताएं, लोकोक्तियां सबको देंगे हम। ठीक है। दूसरा बनता अभ्यास में वैविध्य, यानी कि वैविध्य का मतलब होता है विभिन्न, बहुत ज्यादा। अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, और वैविध्य मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, यानी कि अभ्यास भी विभिन्न प्रकार के देंगे। जैसे आप देखते हो, सही गलत पर निशान लगाओ, सही मिलान करो, खालिस्तान भरो, इस तरह का अभ्यास भी देंगे। भाई ये भी राइट है हमारा, ऐसे भी अच्छी लगती है ऐसी किताबें। थर्ड क्वेश्चन, पाठों की संख्या। पाठों की संख्या थोड़ा सा नेगेटिव सा लग रहा है, इसको काटेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, विषय वस्तु में वैविध्य, यानी कि विषय वस्तु में वैविध्य जानते हो, विभिन्न प्रकार की कोई चीज, यानी जो विषय वस्तु बनाई जा रही है, पाठ बना रहे, एक से पाठ ना हो। पाठ जितने भी पाठ हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, सब पाठ अलग हो। कोई नदी के ऊपर हो पाठ हो, कोई पशु के ऊपर पाठ हो, कोई पेड़ पौधे के ऊपर हो, कोई मनोरंजन के हो, कोई अपने देश के ऊपर पाठ हो, किसी नेता के ऊपर पाठ हो। अलग अलग पाठ होने चाहिए, ना कि एक से ही पाठ बने। ये भी राइट है हमारा। लेकिन बचा क्या? थर्ड ऑप्शन, ये गलत है। पाठों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, पाठों से मैं नहीं है। बात ये चीज होनी चाहिए उसमें, 10 पाठ में यही बात हो, 5 पाठ में भी ऐसी बात हो, पर बात इतनी होनी चाहिए जो बच्चे ढंग से किताब पढ़ सकें, उनका लैंग्वेज का विकास हो सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ये इसका आंसर है, इसको देख लेना। अगला है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। आप एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन सामने है। नंबर 1, किसी भी एक भाषा में निपुणता बाधक होता है। होता है क्या? अगर आपसे एक से अधिक भाषा आ रही है, क्या आपकी इंटेलिजेंस में बाधक कर सकती है वो? नहीं भाई। अगर मुझ पे एक से अधिक भाषा आती है, मैं तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हूं। तो पहला आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा, कक्षीय जटिलता को बढ़ाती है। क्या कक्षा में कठिनाई को बढ़ाती है? बिल्कुल गलत। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, बिल्कुल राइट। अगर आप पर एक से अधिक भाषाएं आती है तो आप तो इंटेलिजेंट बन गए भाई, आपके ज्ञान को ही तो बढ़ाती हैं। जैसे हिंदी में हम पंखे कुछ और कहते हैं, पंखे का मीनिंग पता चल गया। गुजराती में पंखे को कुछ और बोलते हैं, तो गुजराती में पता चल गया हमें। पंजाबी में कुछ और बोलते हैं उसका, यानी कि आपको 5 लैंग्वेज आ गई, तो पंखे के आपको 5 नाम पते चल गए 5 लैंग्वेज में। तो आपको क्या हुआ? संज्ञान, यानी ज्ञान का तो विकास हुआ। तो एक सदी भाषा के प्रयोग में क्या होता है? संज्ञान विकास में सहायक होता है। आपका फोर्थ आंसर राइट है। अगला है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में जानते हैं पहले। अर्जन तो हम घर पे करते हैं और अधिगम करते हैं स्कूल में। अर्जन जिसमें हमें पता नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं,
क्या सीख रहे हैं, बस एक अनजाने रूप से हम सीखते हैं। और स्कूल में हमें पता होता है सब चीजों के नियम के अनुसार, हर अनुशासन के अनुसार हमें सिखाई जाती है। तो अधिगम स्कूल में होता है और अर्जन होता है आपके घर में। नंबर 1 ऑप्शन है इसका। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है क्या? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सही है ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। बिल्कुल राइट है। ये भी जो भी संकल्पना हमारी लोकल लैंग्वेज में बनती है। नंबर 3, भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये क्या हमारा गलत है भाई। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अब आप इंग्लिश के टीचर को ही देख लो। इंग्लिश का टीचर क्या है, इंग्लिश की जो किताब है इंग्लिश में पढ़ेगा, फिर क्या उसे हिंदी में डबिंग करेगा। तो क्या भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा, ट्रांसलेट का सहारा लिया जाता है भाई? ये क्या आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। 4th भी देख लो। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, सरल होता है। आसानी से अपने घर की लैंग्वेज को, घर में जो सिखाई चीज है, खेल खेल में पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता हमने क्या कितना सीख लिया। जबकि स्कूल में प्रयासपूर्ण होता है, मेहनत करके सीखना पड़ता है। अगला नेक्स्ट है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? क्या राइट है आपके अनुसार? रॉन्ग। हम बच्चे को भाषा में ये चीज नहीं सिखाएंगे कि गुजराती में क्या अंतर है और हिंदी में क्या अंतर है। अंतर करने नहीं सिखा रहे, उन्हें भाषा का विकास करना सिखा रहे, ना कि अंतर करना सिखा रहे हम कि उसमें क्या समानता है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ये चीज नहीं सिखा रहे, उन्हें भाषा का विकास करना सिखा रहे हैं। तो आपका पहला रॉन्ग है। आगे देखते हैं, क्योंकि हमें तो बेस्ट छांटना होता है ना इसमें से। दूसरा, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, राइट है। विभिन्न प्रकार के यानी कि कोई किस भाषा में, कोई किसी भाषा में बाल साहित्य, ये तो ठीक है। बहुभाषी कक्षा में ये चीज होंगी तो और ज्यादा लैंग्वेज का विकास होगा। नंबर 3, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। बिल्कुल राइट। ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें बच्चा अपनी बात कह सके, दूसरे की बात सुन सके, ये भी राइट है। नंबर 4, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में प्रति संवेदनशीलता, यानी कि बहुभाषिक कक्षा में जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे, लैंग्वेज वाले बच्चे हों और अलग अलग कल्चर के हों, उनसे संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि नरमाई से पेश आना ऐसी कक्षा में, ये भी ठीक है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1, ये गलत है। समानता और अंतर करना नहीं बता रहे हम, बच्चे को बस भाषा सिखाना, भाषा का विकास करना, बहुभाषी कक्षा में ये चीज सीखनी है। ये आंसर है इसका। डेफिनेशन में थोड़ा सा बना के दे दिया, आप लोग इसको समझ लेना, यानी कि पढ़ लेने एक बार। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? यानी कि प्राथमिक स्तर ये होता है आपका 1 से लेके 5 तक कक्षा के बच्चे। तो आप भाषा की पाठ्य पुस्तक किस तरह की रचना, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक बना रहे हो तो उसमें किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? नंबर 1, केवल कहानी अथवा कविताओं का। भाई कहानी कविता राइट है, लेकिन केवल कहानी कविता नहीं, और भी चीज होनी चाहिए ताकि बच्चों की जो किताबें इंटरेस्टिंग हो, बच्चों से खुश होकर पढ़े। और भी चीज है कहानी कविताओं के अलावा। दूसरा, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ये गलत है। भाई 1 से 5 तक के बच्चे को विदेशी साहित्य नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। नंबर 3, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ये ठीक है। परिवेश से जुड़ी हो यानी कि जहां वो रह रहा है, आस पड़ोस, परिवार, माता पिता से भी जुड़ी हो कहानियां, कविताएं,
और स्कूल से जुड़ी हो, आस दादा दादी से जुड़ी हो, ऐसी रचनाएं बनाएं जिससे बच्चा अच्छे से अच्छे तरीका से उसको सीख सके, पढ़ सके। अलग अलग छटाएं हो मतलब। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। और एक चीज और बता दूं, परिवेश, जहां आपका परिवेश आ जाए, ऐसे मैंने वर्ड और सेंटेंस हैं जहां आपके परिवेश आ जाए, वो भी आपका 95% ठीक होता है। क्योंकि बच्चे का भाषा का विकास तभी होगा जब उसे अच्छा परिवेश मिलेगा। ठीक है, तो जहां परिवेश वर्ड जैसा आ जाए वो भी आपका राइट आंसर होता है। क्लियर है? आगे देखो, ये है इसका आंसर, देख लेना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि आप द्वितीय भाषा सीख रहे हो, हमारी मात्र हम हिंदी में बोलते हैं, हमारी द्वितीय भाषा हुई अंग्रेजी, उसका उद्देश्य नहीं है कह रहा है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा हमारी कौन सी है? इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बिल्कुल गलत है भाई, हम पे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, जरूरी नहीं है कि उसके अनुरूप ही मतलब तुरंत बहुत जल्दी लिखना सीख जाए, लिखने की कैपेसिटी बहुत तेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। सही है ये हमारा। एक बार 2 ऑप्शन और उनको और देख लेते हैं। हिंदी में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, व्याकरण के नियम है जो उनको रटना, बिल्कुल गलत है। कंठस्थ रटना ये तो गलत होते ही है। नंबर 4, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता विकास करना, ये हल्का ठीक है, लेकिन इससे बेटर ठीक ये 2 है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने का योग्यता का विकास करना, यानी कह रहा अगर आप विभिन्न क्षेत्र का मतलब है कि आप कहीं गए, घूमने के लिए गए, तो अंग्रेजी यानी कि द्वितीय लैंग्वेज ऐसी है आपको जो उनकी लैंग्वेज को समझने में मदद करेगी। उनकी भाषा है, आप इंग्लिश में डबिंग करके पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो आप उनकी भाषा समझ में आ जाएगी। होता नहीं है, आप कहीं घूमने के लिए गए और आपको द्वितीय लैंग्वेज आती है तो आप जो बात वो बोल रहे हैं आप आसानी से समझ लोगे। तो द्वितीय भाषा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं है। यानी कि आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, उसका उद्देश्य नहीं है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, मानो आपने इंग्लिश सीखी है। पहला है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, राइट है। यानी कि जैसे आप बोल रहे हो तो लिखने की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये भी। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी राइट है। यानी कि कहने मतलब है, अगर आप पे अंग्रेजी आती हो, अगर आप कहीं घूमने के लिए या किसी काम से गए दूसरी जगह जहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो आपको एक अंग्रेजी ऐसी है जो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके आपको समझने में मदद करती है। ठीक है, आप जैसे कि केरल गए, केरल की अलग लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश में बातचीत करके तो उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हो, तो समझ योग्यता का विकास है, बिल्कुल राइट है ये भी। हिंदी के व्याकरणिक नियमों यानी कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ यानी रटने का रटना है, गलत है। रटना तो बिल्कुल साइकोलॉजी ने मना किया है, रटना नहीं है, किसी चीज को समझना हमको। चौथा, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने बोलने की क्षमता विकास होना चाहिए, राइट है ये भी। तो आपसे क्या पूछा है? नहीं पूछा, गलत कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखो, ये इसका डेफिनेशन है, आंसर ये डेफिनेशन तो नहीं है, देख लेना आप इसको। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? 4 ऑप्शन है। व्याकरण के नियम, गलत, व्याकरण की तो बात ही नहीं होती। सीखने की क्षमता का आकलन, बिल्कुल राइट है ये। ऑप्शन नंबर 2, सीखने की क्षमता का आकलन होगा तभी हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नंबर 3, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन से बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? भाषिक क्षमता जानते हो,
भाषा बोलने की कैपेसिटी, क्षमता का आकलन का तरीका पूछा है। आप एक कक्षा के टीचर हो लैंग्वेज के, आप बच्चा का भाषा की क्षमता का आकलन करना चाहते हो, तो आप सबसे बेटर किस चीज को दोगे? 4 ऑप्शन में से। नंबर 1, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। नहीं भाई, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण देके सीमित सा हो जाता है। आपको नहीं लग रहा सीमित 2 उदाहरण दे देगा और बस इतना ही हो जाएगा खत्म? तो ये भी रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है आपका बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे 7 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखी। भाई कहानी तो आपकी पता लंबी होती है, काफी समय होता है, और बहुत बच्चे अपने एक्सपीरियंस भी लिख देते हैं, अपना अनुभव भी लिख देते हैं उसमें। यानी कि बादल देखने वाली चीज है, बादल देखते कहते, बादल सफेद रंग के होते हैं, आसमान में होते हैं, तो अपने ज्यादा लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। आसमान के बारे में लिखो, आसमान नीला होता है, उसमें तारे होते हैं, सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है। चिड़िया एक पक्षी है जो उड़ती है, पेड़ों पर रहती है, अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना लाती है। तो इस चीज में संज्ञा का प्रयोग भी कर रहा है और कहानी बना के लिख रहा है। तो क्या है, ज्यादा विकास भाषा का इन चीजों से होगा, जिसमें वो खुद बनाकर लिखेंगे किस चीज को। जैसे बादल के ऊपर बनाओ तो वे बादल के ऊपर कोई बात लिखेंगे, अपनी तरफ से बना के लिखेंगे उस कहानी को। तो क्या है, उससे ज्यादा विकास होगा लैंग्वेज का, ना कि इसे संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, गलत है ये भी। संज्ञा को परिभाषित कीजिए भी गलत है। तो रटी रटाई चीजें 6-7 लाइनों की लिख के लिख देंगे उनको याद कर। लेकिन ज्यादा लैंग्वेज का विकास तो जब किसी चीज को आप दोगे, टॉपिक को, उसके बारे में लिखो, तब वो पूरा अपना अनुभव लिखेंगे उसमें, तभी तो विकास होगा उसका। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा? मौखिक यानी कि आप ओरल का विकास कर रहे हो, तो सबसे कम पूछा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बताना। नंबर 1 संवाद, अदायगी सॉरी, यानी कि डायलॉग। डायलॉग भी क्या है, बच्चे के मौखिक ओरल है, मुंह से बोले जाते हैं, तो ये भी क्या बच्चे की अभिव्यक्ति का विकास करता, राइट है ये भी। अगला है व्याकरण आधारित संरचनाभ्यास। नहीं भाई, व्याकरण के लिए सख्त मना है साइकोलॉजी में, तो आपका रॉन्ग यही है, कम प्रभावी, ऑप्शन नंबर 2। 3 और 4 देख लेते हैं। अपने अनुभव का वर्णन करना, बिल्कुल ठीक है। अपनी अनुभव यानी कि मैं सुबह उठा और मैंने ब्रश किया, फिर मैंने खाना खाया, ये भी उसके मौखिक अभिव्यक्ति को विकास करने में सहायक होता है। बातचीत करना, बच्चे से टीचर बातचीत कर रहा है, उसकी किसी भी बारे में पूछ रहा है, तो उससे भी बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। लेकिन ग्रामर से बिल्कुल रॉन्ग है। अगला है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछा है महत्वपूर्ण क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है समृद्ध भाषिक वातावरण, बिल्कुल राइट। यानी कि ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बच्चे को बोलने का अधिक से अधिक अवसर मिले। जब उसको बोलने का अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तभी उसकी लैंग्वेज का विकास हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरा देखते हैं भाषा के व्याकरण। भाई व्याकरण के नियम में है ना, ये ही रॉन्ग है, ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये कहाँ विकास कर पाएंगे, तो सीमित से बन जाते हैं। राम कहाँ जाता है, राम घर जाता है, बस घर जाता है, इतना याद होगा। राम ने क्या खाया, थोड़ा बहुत कुछ 10 क्वेश्चन होंगे ज्यादा, जो सीमित बन जाते हैं, जो उनके बारे में पता चल जाते हैं, ये भी गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं, सबसे ज्यादा उसे ऐसा माहौल तैयार करना जिसपे वो ज्यादा से ज्यादा बोल सके और उसकी ज्यादा भाषा का विकास हो सके। तो आपका राइट आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित, यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकते बच्चों का भाषा सिखाते समय, ऑप्शन नंबर 1 अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, राइट है भाई। नहीं देख सकते, कम से कम वो सुन तो रहे, तो अधिक से अधिक हम मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, बिल्कुल गलत। भाई समावेशी कक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा ये कहती है कक्षा सबको एक साथ शिक्षा दी जाए, चाहे कोई मंद बुद्धि हो या तेज बुद्धि वाला हो या अपंग हो, हैंडीकैप हो, कानों से नहीं सुनता हो, मुंह से नहीं, आंखों से नहीं,
सबको एक साथ शिक्षा दी जाए, बिल्कुल रॉन्ग है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आंखें, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता जाने जहां एक से अधिक लैंग्वेज बोल जाती है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, बिल्कुल गलत। बाधा नहीं है भाई, हमें तो और अधिक जानकारी मिलती है, अधिक भाषा सीखने में ज्ञान बढ़ता है हमारा। अगला पॉइंट है भाषीय समृद्धि को खतरे में डालती है, बिल्कुल गलत है ये भी। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, रॉन्ग। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हाँ एक संसाधन है, इससे हम कई भाषा सीख जाते हैं। बस थैंक यू, इतना ही था ये।